हेलो बच्चा पार्टी, मैं हूं कैलाश शर्मा, वन ऑफ द टॉप फिजिक्स फैकल्टी फॉर आईआईटी जेई मेन एंड एडवांस फिजिक्स। आज बच्चों जेई मेन और बिट सेट जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं थर्मल फिजिक्स के वन ऑफ द 10 बेस्ट पीवाईक्यूज करवाने वाला हूं। बच्चों मैंने हमेशा आप लोगों को इस चीज पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है कि अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे आपको एग्जैक्टली आइडिया लगेगा कि आपका जो एग्जाम है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। बहुत बार बच्चों पीवाईक्यूज रिपीट हो जाते हैं। और दूसरी बात ये है बच्चों, ये छोटे छोटे टुकड़ों में जो मैं आपको पीवाईक्यूज करवा रहा हूं बच्चों, ये एक तरीके से बूंद बूंद से घड़ा भरने का काम करेंगे। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कब आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बन जाएंगे। और अगर आप शॉर्ट नोट साथ के साथ बनाते जा रहे हो तो बच्चों आपके पास एक रिवीजन के लिए एक शॉर्ट नोट्स का कलेक्शन तैयार हो जाएगा। सो बच्चों करते रहिए साथ साथ तैयारी, अपनी प्रिपरेशन को हर दिन चार चांद लगाते रहिए, मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए बच्चों। आज चलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, और इसे बोलते हैं बच्चों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, मतलब थर्मल फिजिक्स के जो केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स दो पार्ट होते हैं ना बच्चों। केटीजी का वीडियो मैंने अलग अपलोड किया है, और इसके जो थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट जो है जिसमें सारी प्रोसेस आती हैं और कार्नोट इंजन वगैरह आता है बच्चों, उसका वीडियो मैंने ये वाला बनाया है। ठीक है, सो क्या है आज के हमारे 10 वन ऑफ द बेस्ट पीवाईक्यूज जो कि आप लोगों में से हर एक बच्चे को रिवाइज करने चाहिए बच्चों। देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बच्चों, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनको हम क्लास में नहीं करा पाते, लेकिन पीवाईक्यूज में उनसे पूछे हुए क्वेश्चन से हम लोग उन कॉन्सेप्ट का भी रिवीजन कर लेते हैं। आज भी आप लोगों को ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चन हैं, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं बच्चों। पीडीएफ वगैरह के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में बच्चों हमारी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम डिस्क्रिप्शन में अपलोड करते हैं, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। यहां पे देखिए बच्चों, द वर्क ऑफ 140 किलो जूल इज परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू कंप्रेस 1 किलो मोल ऑफ गैस एडियाबेटिकली। इन दिस प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज बाई 7 डिग्री सेल्सियस। द गैस इज, बच्चों ये गैस का टाइप पूछ रहे हैं, कौन सी गैस है ये पूछ रहे हैं हमसे ना। इन्होंने क्या दिया बच्चों, हमें वर्क दे रखा है। ठीक है, गैस पे जो वर्क किया गया ना, द वर्क ऑफ दिस किलो जूल इज परफॉर्म्ड। कंप्रेशन कर रहे हो बच्चों तो वर्क पे, कंप्रेशन के केस में जो वर्क डन बाई गैस होता है ना वो नेगेटिव होता है, और गैस के ऊपर जो वर्क किया गया होता है बच्चों वो पॉजिटिव होता है। कोई उसको कंप्रेस कर रहा होगा पॉजिटिव वर्क करके। ठीक है, गैस का वर्क बच्चों नेगेटिव होगा। खैर, हम इस वर्क को लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू 146 किलो जूल, सो 10⁻³ जूल। इतना आ गया बच्चों वर्क जो गैस के ऊपर किया गया है। कैसे किया गया बच्चों, एडियाबेटिकली। एडियाबेटिक प्रोसेस में जो वर्क का जो फॉर्मूला होता है, अगर आप लोगों को अभी तक याद नहीं था तो इसको याद रखना बच्चों, ये होता है एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस का गामा के बराबर। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस वर्क एंड दैट अदर वर्क आर डिफरेंट, दिस इज वर्क डन बाई गैस। ये ध्यान रखना, ये वर्क डन बाई गैस होता है बच्चों। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट विल बी द वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट जो होगा वो वर्क डन बाई गैस का बच्चों नेगेटिव होगा। ओके, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क दे रखा है, हमें इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके उसके बराबर करना है। तो आप बोलोगे सर इससे आपको मिलेगा क्या, मुझे इन्होंने टाइप ऑफ गैस पूछा है। अगर मेरे को गामा पता लग जाए, गामा पता लग जाए तो बच्चों गामा इज इक्वल टू, अगर आप लोगों को एक फॉर्मूला याद हो, गामा जो होता है बच्चों 1 प्लस का 2 डिवाइडेड बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर होता है। गैस की अगर मेरे को डिग्री ऑफ फ्रीडम पता लग गई तो मैं टाइप ऑफ गैस बता पाऊंगा। तो मेरा बच्चों इस वाले फॉर्मूले को यूज करने के पीछे ये रीजन है। अच्छा बच्चों, वर्क डन बाई गैस का एक और फॉर्मूला होता है, ये भी आप अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेना, पी फाइनल वी फाइनल माइनस का पी इनिशियल वी इनिशियल डिवाइडेड बाई 1 माइनस का गामा के बराबर। ये जो चीजें, छोटी छोटी चीजें जो मैंने बताई है यहाँ पे कि दिस इज वर्क डन बाई गैस नॉट वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, ये सब भी आप लोगों को बच्चों अपने दिमाग में रखना है। ये जो फॉर्मूले होते हैं ना बच्चों, फिजिक्स में बेसिकली हम वर्क डन बाई गैस पढ़ रहे होते हैं, नॉट वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। ओके, मेनली हम वर्क डन बाई गैस, हम जो फॉर्मूले होते हैं ना वो हमारे वर्क डन बाई गैस के होते हैं। ये दो फॉर्मूले होते हैं बच्चों, अगर प्रेशर और वॉल्यूम दे रखे होंगे तो मैं सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, अगर टेम्परेचर का चेंज दे रखा होगा तो मैं पहला वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। बच्चों इन फॉर्मूले को लगाते हैं। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट 146 इंटू 10⁻³ के बराबर दे रखा है बच्चों, इसको बराबर कर दो एन, 1 किलो ओम दे रखे हैं बच्चों 1 किलो ओम, तो ये 10⁻³ मोल हो गए। आर की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 8.3 के बराबर दे रखी है। ओके, इंटू डेल्टा टी बच्चों यहाँ पे 7 डिग्री सेल्सियस के बराबर दे रखा है। आप बोलोगे सर केल्विन में कन्वर्ट नहीं करोगे, टेम्परेचर का चेंज बच्चों केल्विन में हो या डिग्री सेल्सियस में हो, दोनों में सेम रहता है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे बच्चों गामा माइनस का 1 आ जाएगा, ये गामा माइनस का 1 आ जाएगा बच्चों अब हमारे पास ना। क्या हम इसको कुछ काट बांट सकते हैं बच्चों, साथ से ये कटेगा क्या, मुझे लगता तो नहीं, थोड़ा थोड़ा सा करते हैं इसको सेट।
ये देखो 7 दूनी 14 और 7 1 मतलब करीब करीब 21 बार कट जाएगा, थोड़ा 21 से कम ही आ रहा होगा। इसको अगर मैं इससे कट करूं तो बच्चों 0.4 आ जाएगा बच्चों, करीब करीब ना 0.4 के बराबर आ जाएगा ये वाला ना। 21 चौक जो होता है 84 होता है बच्चों, तो ये 8.3 है, तो ये थोड़ा छोटा होगा, तो करीब करीब ऐसा आ जाएगा। 10⁻³ से 10⁻³ कट जाएगा बच्चों। गामा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0.4 के बराबर आ जाएगा। गामा की वैल्यू बच्चों 1 प्लस का 2 डिवाइडेड बाई एफ के बराबर होती है। माइनस का 1 इज इक्वल टू 0.4, इससे ये कट जाएगा बच्चों। एफ की वैल्यू जो आ जाएगी ना बच्चों 5 के बराबर आ जाएगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों 5 किसकी होती है? डायटोमिक गैस की। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डायटोमिक गैस। देखो बच्चों पहला क्वेश्चन ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, तुम्हारे एडियाबेटिक के सारे फॉर्मूलाज का रिवीजन ये वाला क्वेश्चन जो है करवा देगा। मैंने फिर बोल रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन कर करके आपको अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, फॉर्मूलाज का रिवीजन करना है बच्चों। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वे। और एक बात और है बच्चों, क्योंकि ये बीइंग एन एक्सपर्ट ऑफ मतलब IIT JEE फिजिक्स बच्चों, मैं ये कह सकता हूं कि मैंने जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर सेलेक्ट किए दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपको लास्ट मिनट पे रिवीजन के तौर पे सॉल्व करने चाहिए। 10-11 साल का जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है बच्चों, उस टीचिंग एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं ये कह सकता हूं, यू मस्ट बी सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE मेन और एडवांस। एडवांस के लिए भी बच्चों फॉर्मूला तो वही रहेगा, वर्क का फॉर्मूला थोड़ी बदल जाएगा। और ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए, ये बच्चों केमिस्ट्री में जो वर्क होता है ना, वो वर्क डन बाई एक्सटर्नल सराउंडिंग होता है। हम जो फिजिक्स में पढ़ रहे होते हैं वर्क डन बाई गैस पढ़ रहे होते हैं। तो जब भी एक्सपेंशन होगा वर्क डन बाई गैस पॉजिटिव होगा, कंप्रेशन होगा तो वर्क डन बाई गैस नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे हमसे पूछा गया था, और इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं, इसलिए मैंने इस वाले क्वेश्चन को रखा है। If Cp and Cv denote the specific heat of the nitrogen per unit mass at constant pressure and constant volume respectively, then Cp और Cv का इन्होंने रिलेशन पूछा है। तो बहुत सारे बच्चों को रटा हुआ होता है Cp माइनस का Cv इज इक्वल टू R। यही चीज, इसी चीज में आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने ये डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया। इन्होंने देखो ये Cp और Cv डिफाइन किया, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दी कि इन्होंने जो हीट कैपेसिटी दी है ना, वो पर यूनिट मास दे रखी है। जबकि वो Cp और Cv जो होते थे ना बच्चों, मान लो उसको Cp डैश और Cv डैश बोलूं, जो एक्चुअल में होते थे वो R के बराबर जो होते थे ना बच्चों, ये मोलर हीट कैपेसिटी होती थी। मोलर हीट कैपेसिटी, ये मोलर हीट कैपेसिटी होती थी। क्या होता था बच्चों मोलर हीट कैपेसिटी? जैसे Cp डैश जो होता था, कांस्टेंट प्रेशर पे जो आपने अमाउंट ऑफ हीट दिया ना, दैट डिवाइड बाई n डेल्टा टी, ठीक है, ये होता था Cp डैश। ऐसे Cv डैश होता था डेल्टा क्यू डिवाइड बाई n डेल्टा टी। मतलब एक मोल गैस का टेम्परेचर एक यूनिट चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट आपको देना पड़ेगा, वो उसका मोलर हीट कैपेसिटी कहलाता था, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या दिया है बच्चों? इन्होंने दिया है पर यूनिट मास। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों गैस को मेजर किया जाता है किसमें? गैस को बच्चों मेजर किया जाता है मोल्स में, ठीक है। लेकिन इन्होंने मतलब इस तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए इस तरीके से दिया है कि एक यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट दी जा रही है एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको इन्होंने Cp बोल दिया, और कांस्टेंट वॉल्यूम जो हीट दी जा रही है वो उससे Cv बोल दिया। ट्रिकी बना दिया ना। देखो बच्चों, ये जो Cp और ये Cv डैश जो होते थे ना, जो एक्चुअल में होते थे, यहां पे क्वेश्चन में इन्होंने Cp Cv दे दिया, इसलिए मैं Cp Cv डैश लिख रहा हूं। जो तुम्हें फॉर्मूला याद है वो ये वाला याद है, ये वाला मोलर हीट कैपेसिटी का रिलेशन याद है आपको, ठीक है। लेकिन अब यहां पे क्या हो गया है, हमें पर यूनिट मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज का रिलेशन पता करना है। बच्चों एक बात बताओ, मोलर हीट कैपेसिटी का क्या मतलब होता है? एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट दी जा रही है उसे हम Cp बोलते थे। मतलब m, ये मोलर मास है बच्चों ना, इसका जो मोलर, एक मोल का जो मास होता है ना, वो m मास का टेम्परेचर एक यूनिट चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट दिया जा रहा है उसको हम Cp डैश बोल रहे थे, Cp डैश बोल रहे थे। तो पर यूनिट मास के लिए बच्चों कितना आ जाएगा? पर यूनिट मास के लिए आ जाएगा Cp डैश डिवाइडेड बाई m के बराबर। हाँ भाई, यूनिटरी मेथड लगा दिया भाई। m ग्राम या m मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए आपको कुछ अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ रहा है। तो 1 ग्राम का, 1 यूनिट मास का टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितना देना पड़ेगा? जितना आपको m का करना पड़ रहा है दैट डिवाइड बाई m कर देंगे, ठीक है। तो मोलर मास से हम डिवाइड कर देंगे। ये मोलर हीट कैपेसिटी को m से डिवाइड कर दोगे ना, तो आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगा। भाई एक मोल का जो कर रहे हो तुम, अगर आप जो है उसको पर यूनिट मास करना चाहते हो तो 1 मोल के मास से डिवाइड कर दो, तो पर यूनिट मास आ जाएगा। इसको इन्होंने Cp बोला है, और Cv डैश डिवाइडेड बाई m को इन्होंने Cv बोला है। ये वाली बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो यहां पर तुम समझिए Cp डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? Cp डैश की वैल्यू जो आ जाएगी ना, Cp डैश की वैल्यू जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो m इंटू Cp के बराबर आ जाएगी, और Cv डैश की वैल्यू जो आ जाएगी m इंटू Cv के बराबर आ जाएगी। इनको ले जाके यहां पे पुट कर दो, तो मोल m इंटू Cp
माइनस का m इंटू सी बी इज इक्वल टू आर। तो बच्चों जो Cp माइनस का Cb है ना, जो पर यूनिट मास वाला है, वो R डिवाइडेड बाई m। मोलर मास नाइट्रोजन का कितना होता है बच्चों? 28 के बराबर। दैट विल बी योर आंसर। देखो भाई कितना बढ़िया क्वेश्चन है। बच्चों को जो रटा हुआ होता है फॉर्मूला, जिन्होंने जल्दबाजी में इसको पढ़ा नहीं होगा ढंग से क्वेश्चन को, वो गलत करके आ गए होंगे। ठीक है, तो इसका बच्चों ए ऑप्शन बच्चों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन इस तरीके से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। एक और क्वेश्चन आप लोगों का इंतजार कर रहा है, जेई मेन का पीवाईक्यू है। देख रहे हो आप, पीवाईक्यू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहे हैं। अ कंटेनर विद इंसुलेटिंग वॉल इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट बाय अ पार्टीशन फिटेड विद द वॉल्व। तो यहां पे बच्चों क्या कर रखा है इन्होंने, एक पिस्टन है, कंटेनर विद इंसुलेटिंग वॉल्स इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट बाय अ पार्टीशन फिटेड विद अ वॉल्व। अच्छा, ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन बना दिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि इसको इन्होंने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और यहाँ पे एक पार्टीशन लगा दिया और उसमें वॉल्व लगा दिया। खतरनाक। अच्छा, इंसुलेटेड है तो इसमें बच्चों कोई हीट वगैरह का फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, इंसुलेटिंग वॉल्स हैं इसकी ना, बाहर से कोई हीट नहीं आ सकती। वन पार्ट इज फिल्ड विद एन आइडियल गैस एट प्रेशर P, ओके, टेम्परेचर T, वेयर इज द, और वॉल्यूम इसका V है। वेयर इज द अनदर पार्ट इज कंप्लीटली इवैक्यूएटेड। अच्छा, यहाँ पे मतलब वैक्यूम क्रिएट कर रखा है, ये वैक्यूम क्रिएट कर रखा है। ठीक है भाई। इफ द वॉल्व इज सडनली ओपन, अच्छा वॉल्व ये वाला वॉल्व नहीं है बच्चों ना, वॉल्व मतलब ओपन एंड द प्रेशर एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी। ठीक है, कोई वॉल्व वगैरह लगा हुआ है, पार्टीशन हटा दिया एक तरीके से ना, ये कुछ ऐसा कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं, फिटेड विद वॉल्व भी लगाए ना। ठीक है, तो मतलब इसका ये फ्री एक्सपेंशन करा रहे हैं बच्चों ना, ये प्रोसेस कहलाती है फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, ये एक प्रोसेस होती है बच्चों जिसे हम फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। यहां पे बच्चों गैस फ्रीली एक्सपेंड कर रही होती है। गैस का फ्री एक्सपेंशन हो रहा होता है बच्चों, इसलिए किसी के अगेंस्ट वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती गैस को, इसलिए वर्क डन इसमें जीरो आता है। बाहर से बच्चों हीट नहीं मिल रही है, इसलिए डेल्टा क्यू जीरो आता है, और डेल्टा क्यू और ये सब जीरो हो गए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा यू जीरो हो जाता है फ्री एक्सपेंशन के केस में। जब भी बच्चों गैस को वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंड कराने को बोला जाए ना बच्चों, तो वो एक डेल्टा यू जीरो, वर्क जीरो, डेल्टा क्यू जीरो। अगर इंसुलेटिंग कंटेनर हो तो ये सारी चीजें पढ़ लेना, मैंने इसमें सब पढ़ा। इंसुलेटिंग कंटेनर है और इन्होंने जो अरेंजमेंट दिया है वो थोड़ा सा अजीब सा बोला है। वैसे पिस्टन को ही फ्री कर देते, पिस्टन को ही जाने देते, पिस्टन को लाइट बोल देते, लेकिन इन्होंने वॉल्व वगैरह दे दिया है, मतलब गैस को ही फ्रीली एक्सपेंड करने दे रहे हैं वैक्यूम वाले रीजन में। तो बच्चों ऐसे केसेस में क्या करना होता है बच्चों, इंसुलेटिंग इसलिए कोई हीट वगैरह नहीं आएगी। ठीक है, गैस किसी के अगेंस्ट वर्क नहीं कर पा रही है, कोई चीज है ही नहीं उसको रेजिस्ट करने के लिए, वैक्यूम है दूसरी तरफ, कोई कुछ है ही नहीं मतलब उसको रेजिस्ट करने के लिए, इसलिए कोई वर्क भी नहीं कर पाएगी। ठीक है, गैस जो है वर्क भी नहीं कर पा रही, डेल्टा क्यू भी जीरो है तो डेल्टा यू भी जीरो होगा। डेल्टा यू अगर आपको पता हो तो ये एनसीबी डेल्टा टी के बराबर होता है, मतलब इसका डेल्टा टी भी जीरो हो जाएगा। तो बच्चों आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है ये। ठीक है, तो टेम्परेचर बच्चों वही रहेगा टी के बराबर, लेकिन यहां पे P इंटू वी कॉन्स्टेंट होता है बच्चों। अब वॉल्यूम हो जा रहा है डबल, तो प्रेशर हो जाएगा आधा, तो टेम्परेचर सेम रहेगा, प्रेशर हो जाएगा आधा। ए ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट आ जाएगा। ये एक नई प्रोसेस आप लोगों ने सीखने को मिल गई, मतलब आई एम नॉट सेइंग नई, मतलब जो मैंने अभी तक क्वेश्चन कराए हैं इस वाली वीडियो में, उनमें एक और नया प्रोसेस आपको सीखने को मिल गया बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, दिमाग में रखिएगा। फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, आइसोथर्मली एक्सपेंड करती है गैस जो है ना। ठीक है, अगर इंसुलेटिंग कंटेनर के अंदर हो रहा है। क्लियर बच्चों, पूरी प्रोसेस ही मैंने एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हीलियम गैस गोज थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस ABCDA consisting of the two isochoric and two isobaric line as shown. Efficiency of this cycle is nearly. साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी के क्वेश्चन बच्चों ये थोड़े डिफिकल्ट वाले पार्ट में आते हैं, मतलब ना जो थोड़े से जेई मेन के कंसीडर नहीं किए जाते, लेकिन जेई मेन ने बच्चों सेम क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीट किया हुआ है। ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन। और जो आपको मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन कराने की जो मेरा जो कोशिश है बच्चों, उसमें मुझे इस क्वेश्चन को तो डेफिनेटली ऐड करना था। एफिशिएंसी बच्चों होती क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस जो होती है ना बच्चों, वो जहां से मतलब प्रोसेस स्टार्ट होती है फाइनली एंड वहीं पे होता है। सबसे पहली बात तो साइक्लिक प्रोसेस का जो पूरी साइक्लिक प्रोसेस जो होती है ना, उसका डेल्टा यू होता है बच्चों जीरो के बराबर। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट बच्चों सेम होती है, तो इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर के बराबर होता है। एक चीज बच्चों में जो आपको यहां पे बार बार दिमाग में फिट करना चाहूंगा, डेल्टा यू जो होता है ना, ये NF/2R डेल्टा टी के बराबर होता है आइडियल गैस के लिए बच्चों। अगर आपको गैस का टाइप पता लग जाए तो डेल्टा यू ये होता है बच्चों किसी भी प्रोसेस में, या फिर इसको NCB डेल्टा टी के बराबर लिखते हैं। हम फिजिक्स में बच्चों सिर्फ
आइडियल गैसेस, मोस्ट ऑफ द टाइम आइडियल गैसेस के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, तो यहां पे बच्चों डेल्टा यू का यही फॉर्मूला यूज होगा। और एक फॉर्मूला और यूज हो जाता है बच्चों इसका, डेल्टा यू का CV डिवाइडेड बाई आर, पी फाइनल वी फाइनल माइनस का पी इनिशियल वी इनिशियल। कई बार टेम्परेचर नहीं दे रखे होते, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या आप इसको F/2 पी फाइनल वी फाइनल माइनस का पी इनिशियल वी इनिशियल भी लिख सकते हो। आप बोलोगे सर ये कहां से आया? ये फॉर्मूले बच्चों डेल्टा यू के, पूरी केटीजीएन थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बच्चों डेल्टा यू के ये फॉर्मूले हैं। डेल्टा यू सबसे इजी होता है बच्चों आइडियल गैस के लिए फाइंड करना इन फिजिक्स। आप बोलोगे सर ये पी फाइनल वी फाइनल वाला फॉर्मूला याद नहीं है मेरे को, तो ये दोनों याद थे। देखो बच्चों एनआर डेल्टा टी का क्या मतलब होता है, एनआर टी फाइनल माइनस का एनआर टी इनिशियल। तो क्या मैं इसको पी फाइनल वी फाइनल और इसको पी इनिशियल वी इनिशियल लिख सकता हूं? तो ये फॉर्मूले आ जाएंगे, ठीक है। डेल्टा यू बच्चों आपको ये फॉर्मूले का रिवीजन करवा दिया, इसको शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेना। डेल्टा यू कैलकुलेट करने के लिए कई बार बच्चों के दिमाग में ये वाले फॉर्मूले क्लिक नहीं करते बच्चों, इनको ध्यान में रखना, ठीक है। खैर इस वाली प्रोसेस में बच्चों, पूरी साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू ये होगा बच्चों। वर्क जो होता है ना साइक्लिक प्रोसेस में, एरिया ऑफ द साइकिल, जो एरिया ऑफ द साइकिल होता है ना बच्चों, वो बच्चों वर्क होता है, ठीक है। वो क्या होता है बच्चों? वर्क होता है। अच्छा साइकिल बच्चों अगर क्लॉकवाइज सेंस में तो वर्क पॉजिटिव होगा गैस का, और अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बच्चों तो वर्क नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज है तो इसमें नेटवर्क पॉजिटिव आ रहा होगा। नेटवर्क बच्चों यहाँ पे तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो, पूरी साइकिल का जो है वो पी नॉट इंटू वी नॉट के बराबर आ जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस जो होती है वो मल्टीपल साइकिल का कॉम्बिनेशन होती है बच्चों, ठीक है। पी नॉट वी नॉट के बराबर आ जाएगा इसका एरिया। अब बच्चों यहाँ पे जो डेल्टा क्यू आएगा ना, आपको लग रहा होगा सर डेल्टा यू तो जीरो हो गया, डेल्टा का वर्क हमें पता लग गया पी नॉट वी नॉट, तो डेल्टा क्यू क्या होगा? वो भी पी नॉट वी नॉट के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है बच्चों, ये जो डेल्टा क्यू होता है ना, ये कुछ स्टेप में हीट आपने अंदर दी होती है और कुछ स्टेप में हीट बाहर निकली होती है, उसका नेट होता है, ठीक है, जो पी नॉट वी नॉट आएगा। एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप में से सबको याद होना चाहिए। एफिशिएंसी होता है बच्चों वर्क जो निकला आपको मिला, आउटपुट डिवाइडेड बाई आपने जो हीट दी। डेल्टा क्यू नहीं होता यहां पे एफिशिएंसी में ना, ये होता है आपने जो अंदर गैस को हीट दी, गैस को जो हीट मिली है ना बच्चों, उससे डिवाइड करते हैं हम लोग ना वर्क को। तो वर्क आउटपुट डिवाइड बाई क्यू इन जो होता है ना बच्चों, वो एफिशिएंसी होता है। अंदर जो हीट गई, बाहर निकली, डिफरेंस नहीं लेना होता हमें, अंदर जो हीट गई। इसीलिए बच्चों ये वाले क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसे सॉल्व कर रहा होगा ना, वर्क डिवाइड बाई डेल्टा क्यू, तो उसका वर्क एफिशिएंसी 100% आ रही होगी। इसमें तो एक भी ऑप्शन नहीं दे रखा उस तरीके का ना, खैर इन्होंने क्वेश्चन अच्छा बनाया है, ठीक है। तो ये कैसे पता करें कि किस स्टेप में हीट गई है? जब भी बच्चों साइक्लिक प्रोसेस की बात हो ना, मैं हमेशा आप लोगों को बोलूंगा कि ये बना लिया करो बच्चों ने, एक टेबल बना लिया करो। आप बोलोगे सर टेबल? यस, एक ये वाली बच्चों टेबल बनाओगे ना तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या करना होता है बच्चों इस टेबल के अंदर? इस टेबल के अंदर बच्चों क्या क्या होता है मैं बता रहा हूं आपको ना। ये तुम बनाओगे तो काफी फास्ट हो जाएगा ना। प्रोसेस होती है बच्चों यहाँ पे बच्चों डेल्टा यू होता है, यहाँ पे डेल्टा यहाँ पे सॉरी वर्क होता है, यहाँ पे डेल्टा क्यू होता है। तो देखो दिस प्लस दिस इसके बराबर होना चाहिए। तो प्रोसेस जैसे ए बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, और यहाँ पे लिखते हैं बच्चों नेट। तो मुझे पूरी साइकिल का नेट डेल्टा यू जीरो पता है, पूरी साइकिल का जो वर्क है वो पी नॉट वी नॉट के बराबर पता है, और टोटल दिस प्लस दिस इज इक्वल टू पी नॉट वी नॉट के बराबर होना चाहिए। समझ गए? ये ऐसे भी बराबर होना चाहिए पूरी साइकिल के लिए, और ऐसे हर एक इंडिविजुअल साइकिल के लिए भी होना चाहिए, और ऐसे भी बच्चों इसका सम पूरा आना चाहिए, ठीक है, पूरी साइकिल में। अब देखो बच्चों जैसे ये ए बी प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है ए बी प्रोसेस, तो वर्क बच्चों इसमें जीरो आएगा। सी डी प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है, वर्क जीरो के बराबर आएगा। आप बोलोगे यस सर, ये वाली बात तो मेरे को पूरी अच्छे से समझ में आ गई। मुझे किन किन प्रोसेस में हीट अंदर गई है बच्चों वो पता करना है। वैसे तो इसका इतना मतलब ज्यादा जाने की जरूरत नहीं थी, इस केस में तो इतना जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे आपको ये पूरा प्रोसेस समझाना था, इसलिए बच्चों मैं इस तरीके से कर रहा हूं, क्योंकि हीट में मेरे को वैसे भी पता लग जाएगी यहाँ पे ना। देखो बच्चों डेल्टा यू जो होता है ना वो F/2, कौन सी गैस है बच्चों? ये गैस कौन सी है? हीलियम गैस, मतलब मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है। मोनो एटॉमिक गैस का डेल्टा यू क्या होता है बच्चों? F/2 NR डेल्टा टी, या फिर F/2 P फाइनल V फाइनल माइनस का P इनिशियल V इनिशियल। ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा बच्चों। यहाँ पे प्रेशर दे रखे हैं, तो A से B तक जाऊंगा ना, तो P फाइनल V फाइनल क्या हो जाएगा? 2 P नॉट V नॉट के बराबर। इनिशियल क्या हो जाएगा? P नॉट V नॉट के बराबर, तो 2 P नॉट V नॉट माइनस का P नॉट V नॉट, तो ये P नॉट V नॉट बन जाएगा, और ये F हो जाएगा 3/2, तो ये बन जाएगा बच्चों 3/2, एक मिनट ना, 3/2 P नॉट V नॉट के बराबर आ जाएगा। इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए 3/2 P नॉट V नॉट। लो जी ये आ गया हमारे पास। इस वाली प्रोसेस में आ जाओ बच्चों, इस वाली प्रोसेस में यहां से यहां तक, तो P फाइनल V फाइनल क्या होगा बच्चों? 4 P नॉट V नॉट।
पी इनिशियल वी इनिशियल क्या होगा बच्चों, 2p0 v0, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा 2p0 v0 के बराबर, 3/2 इंटू 2p0 v0, तो ये हो जाएगा 3p0 v0 के बराबर। अच्छा, वर्क इस वाली प्रोसेस में क्या आएगा, ये पूरा जो एरिया अंडर दी कर्व होगा ना, वो बच्चों इसका वर्क होगा, तो 2p0 डिवाइडेड बाई v, 2p0 इंटू v0 के बराबर बच्चों टोटल वर्क आ जाएगा इसमें ना, 2p0 v0। इन दोनों को ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 5p0 v0 के बराबर। जो भी हीट पॉजिटिव आ रही होती है ना बच्चों, ये हीट गिवन होती है, ठीक है, जो अंदर गई है। इस वाली प्रोसेस में आ जाओ बच्चों, पी फाइनल वी फाइनल क्या है बच्चों, p0 2v0, और ये पी इनिशियल क्या है, माइनस का 4p0 v0, तो माइनस का 4p0 v0 ये आएगा बच्चों p0 v0, सॉरी ये आएगा बच्चों यहाँ पे 2p0 v0 के बराबर, ये आएगा 4p0 v0 के बराबर, तो ये माइनस का 3p0 v0 बन जाएगा, ठीक है, ये 0, तो ये माइनस का 3p0 v0 बन गया हमारे पास। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ बच्चों, इन तीनों का सम 0 होना चाहिए, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ माइनस का 3/2 p0 v0, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इनका सम, तो ये माइनस का p0 v0 अपने आप आ जाएगा, इनका सम p0 v0 के बराबर होना चाहिए। सिमिलरली बच्चों इनका सम p0 v0 के बराबर होना चाहिए, तो ऐसा करो माइनस का 5/2 p0 v0 करके देखो, इसको सही आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा होगा बच्चों। इस तरीके से बच्चों ये पूरी साइकिल बन जाएगी। अब देखो हमें पता है कि टोटल वर्क जो हमें बाहर मिला है ना, वो है ये p0 v0, ये है वर्क। जो हीट गई है ना बच्चों, वो ये वाली है दोनों ना, तो जो एफिशिएंसी बनेगी ना बच्चों, नीटा जो बनेगा यहाँ पे, ठीक है, जो एफिशिएंसी आएगी इस वाले केस में ना, नीटा आएगा बच्चों जो वर्क मिला p0 v0 डिवाइडेड बाई टोटल हीट कितनी गई है बच्चों, ये वाली नहीं लेनी मेरे को ना, ये हीट जो मैंने अंदर गई इसमें ना, 15 10 13 13 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ जाएगा। 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई बच्चों, तो नीटा की वैल्यू बच्चों 200 डिवाइडेड बाई 13 के बराबर आ जाएगी। 13 एकम 13 और ये 70, 13 पंजे 65, 50 आ रहा होगा, 13 चौक 52, ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्वेश्चन आपको एक बार और देखने को मिल जाए। 15.4% इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। ये आपका एडवांस के लिए भी आपको तैयार कर दिया, बट जेईई मेन में मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ था बच्चों 2019 के आसपास, तो इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन को कराना मेरी जिम्मेदारी थी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द अबव पीवी डायग्राम रिप्रेजेंट अ थर्मोडायनेमिक साइकिल ऑफ एन इंजन operating with an ideal monoatomic gas. The amount of heat extracted from the source in a single cycle. इस सिंगल साइकिल में जो अमाउंट ऑफ हीट जो सोर्स से निकली होगी बच्चों, दैट अमाउंट ऑफ हीट दे आर आस्किंग। बच्चों वैसे तो अगर आपको अगर याद हो तो इससे पहले जस्ट मैंने इसी टाइप के क्वेश्चन का एक ये वाला क्वेश्चन कराया था, मतलब ना जिसमें एफिशिएंसी पूछी थी, ठीक है, ये बनाया था मैंने। तो इसमें अगर आप टेबल से करना चाहते हो बच्चों, तो आप क्या करोगे कि जो नेगेटिव डेल्टा क्यू आता है ना बच्चों, वो हीट निकली होती है गैस से ना, हीट निकलती है ना, तो उसको नेगेटिव होता है, और अगर आपने सप्लाई की होती है उसको हम पॉजिटिव लिखते हैं। तो वैसे तो मैं क्योंकि सेम साइकिल है बच्चों, अगले वाले क्वेश्चन में मैं यहां से इसको डायरेक्ट कर सकता हूं। डेल्टा क्यू जो आउट हुई होगी ना बच्चों, वो हमारे पास इन दोनों का सम आ जाएगी, तो ये 13 डिवाइडेड बाई 2 p0 v0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इसका आंसर भी यही आ रहा होगा, 13 डिवाइड बाई 2 p0 v0 के बराबर। लेकिन अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो और क्या तरीका है? देखो बच्चों आपको फिर सारी साइकिल जाके देखनी पड़ेगी, क्योंकि इन्हें सिर्फ ये चाहिए कि कौन सी साइकिल मतलब कहां कहां हीट निकली है। यहां पे हो क्या रहा है बच्चों, कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। तुम्हें पता है इसमें वर्क तो होता नहीं है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये तुम्हें पता होगा कि डेल्टा क्यू जो होता है ना बच्चों कांस्टेंट वॉल्यूम पे, डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है ना, वो एनसीवी डेल्टा टी के बराबर होता है। तो ये इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी बच्चों पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा, तो यहां पे आपने हीट दी होगी, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है बच्चों। कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए अगर आप वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, मतलब यहां पे जो तुम्हें पता होगा कि इसका भी जो हीट का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर, वो एनसीपी डेल्टा टी के बराबर होता है ना। टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा तो आप हीट इसको दे रहे होगे, ये पॉजिटिव आएगा। या कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर घट रहा होगा, तो यहां पे हीट बच्चों बाहर निकलेगी और हीट बच्चों यहां पे बाहर निकलेगी। इन दो को आपको, ये Q1 और Q2, इन दो की वैल्यू आपको पता करनी है। Q1 जो होगा बच्चों वो एन CV डेल्टा टी के बराबर होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एन, एक काम करना, CV को बाहर निकाल लेना, एक R से डिवाइड कर देना, NR डेल्टा टी जो आएगा ना उसको लिख दोगे P फाइनल V फाइनल माइनस का P इनिशियल V इनिशियल, ओके, ऐसे करके आप लिख सकते हो इसको। तो Q1 जो आ जाएगा बच्चों वो हमारे पास CV डिवाइडेड बाई 2, कौन सी गैस है बच्चों, ये मोनो एटॉमिक गैस, CV होता है 3/2 के बराबर, 3/2 R के बराबर। P फाइनल V फाइनल यहाँ का कितना होगा बच्चों, 2p0 v0, 2p0 v0 माइनस का 4p0
वी नॉट, देखो यू विल गेट माइनस का 3 पी नॉट वी नॉट, ये हीट निकली होगी। सिमिलरली बच्चों जब आप यहाँ पे Q2 लिखोगे ना, एन सी पी डेल्टा टी, सी पी डिवाइडेड बाई आर को कॉमन ले लेना, अगेन पी फाइनल वी फाइनल माइनस का पी इनिशियल वी इनिशियल बनेगा, तो पी नॉट वी नॉट माइनस का 2 पी नॉट वी नॉट, और ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास माइनस का 5/2 पी नॉट वी नॉट के बराबर। इन दोनों को ऐड कर दो बच्चों, Q जो बाहर निकला होगा वो हमारे पास 13/2 पी नॉट वी नॉट के बराबर आ जाएगा। आप बोलोगे सर आप माइनस क्यों नहीं लगा रहे हो, बिकॉज वो निकल, वो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि दैट हीट इज इजेक्टेड बाय द गैस, वो माइनस का बस उतना इंडिकेशन है। बच्चों एक और बढ़िया सा बेहतरीन सा क्वेश्चन जो कि आपके जेई मेन का पीवाईक्यू है। 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ डायटोमिक आइडियल गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस एबीसी एज शोन इन द फिगर। द प्रोसेस बीसी इज एडियाबैटिक, बी से सी वाली जो है ना बच्चों ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। द टेम्परेचर एट ए बी एंड सी आर दिस, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। टेम्परेचर दे रखे बच्चों ए बी सी के, तीनों के टेम्परेचर दे रखे, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी ट्रिकी। अच्छा पर इन्होंने इंटरनल एनर्जी का चेंज पूछा है आपको। मैंने डेल्टा यू के बच्चों फॉर्मूले कई बार बताए हैं कि डेल्टा यू जो होता है ना एन सी वी डेल्टा टी होता है, ठीक है। या आप इसको डायटोमिक गैस है तो 5/2 एनआर डेल्टा टी लिख सकते हो, ठीक है भाई। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस C2A, C2A क्या हो रहा है बच्चों, यहां से यहां तक जा रहा है ना C2। अच्छा ज्यादा ट्रिकी नहीं है बच्चों ये क्वेश्चन ना। C2A क्या हो जाएगा बच्चों, ये 5/2 n बच्चों 1 के बराबर है, आर डेल्टा टी बच्चों यहाँ पे माइनस का 200 के बराबर आ जाएगा, तो ये बच्चों माइनस का 500 आर के बराबर आ रहा होगा, ठीक है। गलत हो गया। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन प्रोसेस ए टू बी, ए से बी तक बच्चों ये मेरे ख्याल से 1000 आर के बराबर आ रहा होगा। डेल्टा यू ए टू बी 5/2 एन आर डेल्टा टी बच्चों यहाँ पे 400 होगा, तो ये 1000 आर के बराबर आ रहा होगा, ठीक है। ये भी गलत हो जाएगा। द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी द प्रोसेस बी टू सी में भी बच्चों ये कितना आ रहा होगा 800 से 10, तो ये बच्चों माइनस का 500 आर के बराबर आ रहा होगा। अच्छा ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी पूरी साइकिल में बच्चों नेट डेल्टा यू 0 आना चाहिए, तो यह 1000 आ रहा है, पहली वाली में माइनस का 500 आ रहा है, तो तीसरी वाली में माइनस का 500 आ रही होगा, तभी तो डेल्टा यू 0 हो पाएगा। ईजी था मतलब ना, अगर इन्होंने कुछ और पूछा होता ना तो मजेदार क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन बच्चों, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का क्वेश्चन है, ठीक है। पहला एडियाबैटिक का था, उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखे, ये वाला पहली बार मतलब इस वाली वीडियो में देखने को मिल रहा है। In a process, the temperature and the volume of 1 mole of an ideal monoatomic gas are varied according to the relation Vt equal to K, where K is constant. Okay, in this process, the temperature of the gas is increased by delta T. The amount of heat absorbed by the gas will be. तो ये बच्चों एक कोई इन जनरल कोई प्रोसेस है बच्चों, और उसमें ही अमाउंट ऑफ हीट पूछ रहे हैं बच्चों। अमाउंट ऑफ हीट जो होता है ना वो बेसिकली एन सी ऑफ दैट प्रोसेस, ये सीबी और सीपी नहीं है, हर प्रोसेस का बच्चों सी अलग अलग होता है, मोलर हीट कैपेसिटी अलग अलग होता है, तो एन सी ऑफ दैट प्रोसेस इनटू डेल्टा टी है बच्चों ये, ठीक है। एन सी ऑफ दैट प्रोसेस इनटू डेल्टा टी। अगर आप लोगों में से आपको याद हो, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों ना, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का कॉन्सेप्ट होता है। अगर मैंने रिकॉर्डेड मतलब अगर मैंने इसमें वीडियो अपलोड किया हो ना बच्चों, तो उन वीडियो को देख लेना अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो वैसे तो पढ़ा होगा, सब पढ़ाते हैं आजकल ना इसको। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का प्रोसेस जो होती है उसमें पीवी की पावर m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ओके। और इस प्रोसेस का जो c होता है ना बच्चों, c ऑफ दैट प्रोसेस जो होता है वो cv प्लस का r डिवाइडेड बाई 1 माइनस का m के बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, इस फॉर्मूले को तो दिमाग में छाप लो। ये होता है किसी भी प्रोसेस का, इस टाइप की प्रोसेस का सी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। लेकिन प्रोसेस तो हमें Vt इक्वल टू के दे रखी है, तो एक काम करो, मुझे इसको P और V में कन्वर्ट करना है, तो T की जगह पे बच्चों में PV डिवाइडेड बाई NR रख दूंगा। आप बोलोगे बिल्कुल रख सकते हैं। NR को दूसरी तरफ ले जाऊं बच्चों, PV का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, नया कॉन्स्टेंट बन जाएगा। अब N और R भी तो कॉन्स्टेंट है, तो M की वैल्यू क्या आ गई बच्चों मेरे पास 2 के बराबर रख दो इसमें, तो C ऑफ दिस प्रोसेस जो आ जाएगा ना बच्चों, वो आ जाएगा, कौन सी गैस है बच्चों ये, मोनो एटॉमिक, तो 3/2R प्लस का R डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 2, तो ये बच्चों R/2 के बराबर बन जाएगा। लो जी प्रोसेस का C आ गया, तो जो अमाउंट ऑफ हीट आपको देना पड़ेगा 1 मोल है,
इस प्रोसेस का C R/2 के बराबर आया इनटू डेल्टा टी, तो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू R डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। ए ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। कैसा लगा बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बच्चों जो आपको बहुत कुछ सिखाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन 2019 में आया था बच्चों ना। आप बोलोगे सर आप इतने पुराने वाले पीवाईक्यू क्यों करा रहे हो? बच्चों ये पुराने वाले पीवाईक्यूज में जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में जो दम होता है ना, वो आजकल वालों में नहीं होता। आजकल वालों में इनका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछा गया होता है। जो मैं तुम्हें 4-5 कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता हूँ ना, उसका एक छोटा सा पार्ट पूछा होता है। इसलिए बच्चों ये ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। इनको करना बच्चों ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। थोड़ा थोड़ा ये आपको एडवांस के लिए भी तैयार करते रहते हैं। Consider a spherical shell of radius r at temperature T. The black body radiation inside it can considered as an ideal gas of the photon with internal energy per unit volume U divided by volume is directly proportional to temperature की पावर 4। क्या है भाई? ये एक शेल है और उसका रेडियस r दे रखा है, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूं, ओके। टेम्परेचर T पे दे रखा है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बच्चों हमें ये दे रखी है ना। प्रेशर दे रखा है, प्रेशर का भी रिलेशन दे रखा है इन्होंने। द शेल इज नाउ अंडरगोइंग एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। द रिलेशन बिटवीन टी एंड आर क्या होगा? टी और आर के बीच में, रेडियस और टाइम के बीच में बच्चों ये रिलेशन आपसे पूछ रहे हैं। रेडियस और इसके बीच में ना, टेम्परेचर के बीच में, सॉरी टेम्परेचर के बीच में, रेडियस के बीच में रिलेशन आपसे पूछ रहे हैं बच्चों। मैं यहां पर क्वेश्चन में देखूं तो मैं ये देख पा रहा हूं कि एनर्जी, इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल है, ठीक है भाई। और प्रेशर जो है ना बच्चों वो डायरेक्टली वो बराबर दे रखा है आपको 1/3 U डिवाइडेड बाई V के बराबर। मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4 हो गया या नहीं हो गया? आप बोलोगे हाँ सर ये वाली बात तो सही है। इसको एक आइडियल गैस की तरह ट्रीट करना है मुझे, तो P को रख दूंगा मैं nRT डिवाइडेड बाई V, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चों T की पावर 4 के, क्योंकि अल्टीमेटली आइडियल गैस की तरह ट्रीट करना है मुझे इसको ना। तो यहां से बच्चों मेरे पास आ जाएगा V T की पावर 3 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ऐसा कुछ बन जाएगा। V होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब इंटू टी की पावर 3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बच्चों यहां से टेम्परेचर जो है 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ऐसे करके बच्चों इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे इसी के दिए हुए कॉन्सेप्ट। मतलब इन क्वेश्चंस को बच्चों कोई भी करेगा ना तो वो उसको ऑन दी स्पॉट सोचना पड़ेगा कि जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसमें से मैं क्या एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं। ए ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। कंसीडर एन आइडियल गैस कन्फाइंड इन एन आइसोलेटेड चैम्बर। As the gas undergoes an adiabatic expansion, the average time of collision between the molecule increases as V की पावर Q, where V is the volume of the gas, the value of Q is। देखो बच्चों मैं तुम्हें कुछ फॉर्मूले याद दिलाना चाहता हूं आपको। यहाँ पे एक होता है मीन फ्री पाथ का, ठीक है, लैम्डा, जिसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों वॉल्यूम डिवाइडेड बाई रूट के अंदर 2 पाई इंटू डी का स्क्वायर इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। ये होता है बच्चों लैम्डा का फॉर्मूला, ठीक है। लैम्डा होता है मीन फ्री पाथ। जो ये मीन फ्री टाइम होता है ना बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाई रूट के अंदर टेम्परेचर के। दिस फॉर्मूला आल्सो यू हैव टू रिमेंबर। बेसिकली मीन फ्री पाथ को अगर आप आरएमएस स्पीड से डिवाइड कर दोगे तो आरएमएस स्पीड रूट के अंदर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है। मीन फ्री पाथ वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जो स्पीड से जब तुम डिवाइड करोगे वो रूट के अंदर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी। तो जो ये रिलैक्सेशन टाइम जो ये मीन फ्री टाइम जो आता है ना, वो वॉल्यूम डिवाइड बाई रूट के अंदर टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है। इन्होंने बोला है कि जो ये टाउ है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम की पावर क्यू के। ओके, मतलब हमें टी को वॉल्यूम के टर्म में लाके यहां पे पुट करना है और सिर्फ वॉल्यूम पे डिपेंडेंसी चाहिए हमें ना। टाउ की डिपेंडेंसी ओनली वॉल्यूम पे चाहिए, वी और टी दोनों पे अलग अलग नहीं चाहिए। आपको टी का पता होगा, ये पी वी डिवाइडेड बाई एन आर के बराबर होता है। आप बोलोगे यस सर, तो टाउ जो आ जाएगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा एक चीज और बच्चों यहाँ पे नहीं, ये तो आइडियल गैस के लिए होता है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या आ जाएगी, फिर ये प्रेशर पे भी डिपेंडेंट आ जाएगा। तो मुझे टी को ऐसे एलिमिनेट करना है कि प्रेशर पे, मतलब वो सिर्फ वॉल्यूम पे, ये जो टाउ है ना सिर्फ वॉल्यूम का फंक्शन हो, ठीक है। टाउ जो है सिर्फ वॉल्यूम का फंक्शन हो। तो इन्होंने एक चीज और दी है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टीवी की पावर गामा -1 जो होता है ना बच्चों, ये कांस्टेंट होता है।
तो रूट के अंदर जो टी होगा ना बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, पता है किसका, वॉल्यूम को ऊपर ले जाएंगे 1 माइनस का गामा डिवाइड बाई 2 के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। पहले तो ये नीचे जाएगा, फिर नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो गामा -1 में -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 माइनस गामा, फिर रूट ले लिया आपने। ये आ गया बच्चों। ये एक काम करो बच्चों, इसको ऐसे मत करो, तुम तो इसको ऐसे लिखो कि v की पावर जो गामा -1 है ना, वो सम कांस्टेंट डिवाइड बाई टी आएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसका रूट ले लूं तो इसका भी रूट लेना पड़ेगा मुझे, तो 1/रूट के अंदर जो टी होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है v की पावर गामा -1 डिवाइडेड बाई 2 के। तो ये जो टाउ है ना बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, वॉल्यूम एक तो था ही यहाँ पे, और दूसरा ये वॉल्यूम की पावर गामा -1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो बच्चों टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा वॉल्यूम की पावर गामा +1 डिवाइडेड बाई 2 के, ठीक है। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास, टाउ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस होगा, एंड दिस विल बी योर आंसर। तो v की पावर गामा +1 डिवाइडेड बाई 2, तो v की पावर q थी, q की वैल्यू बच्चों गामा +1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। मुझे ही पता है कि मीन फ्री पाथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। अगर आप क्वांटिटी चेंज नहीं कर रहे हो, गैस की क्वांटिटी अगर चेंज नहीं कर रहे हो, तो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है ये मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ को अगर आरएमएस स्पीड से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है बच्चों रिलैक्सेशन टाइम। बच्चों इसमें कई बार मैंने ये देखा है कि आरएमएस स्पीड से डिवाइड नहीं करके हम एवरेज स्पीड से डिवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बच्चों उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो इसके टाउ के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, मीन फ्री टाइम के जो क्वेश्चंस आते हैं, मीन फ्री टाइम के जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रोपोर्शनलिटी वाले आते हैं। तो लैम्डा वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल, जो भी स्पीड लोगे वो रूट के अंदर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। तो लैम्डा को स्पीड से डिवाइड करोगे तब टाउ आएगा आपके पास। फ्री ऑन एन एवरेज जो फ्रीली मूव कर रहा होगा ना एक कोलिजन के बाद दूसरे कोलिजन से पहले, तो टाउ बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम डिवाइड बाई रूट के अंदर टेम्परेचर आ जाता है, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि यहाँ पे एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है और टाउ जो है वो वॉल्यूम की पावर क्यू के प्रोपोर्शनल है, मतलब वो टेम्परेचर वेम्परेचर प्रेशर वैसा किसी पे डिपेंड नहीं करवाना चाहते, सिर्फ वॉल्यूम के टर्म्स में लाना चाहते हैं। तो अब हमें टेम्परेचर को एलिमिनेट करना था यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म्स में, तो हमें इन्होंने एडियाबैटिक एक्सपेंशन दे रखा था, तो हमने टीवी की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट होता है एडियाबैटिक के लिए, टेम्परेचर वॉल्यूम का ही रिलेशन होता है। कहां से आया, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट में पी को एनआरटी डिवाइड बाई वी रख दो, वहां से आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने यहां से देखा कि रूट के अंदर 1/रूट के अंदर जो टी है ना, वो v की पावर गामा -1 डिवाइड बाई 2 के प्रोपोर्शनल है, उसको लाके यहाँ पे पुट कर दिया बच्चों, तो मेरे पास टाउ जो आ गया वो v की पावर गामा +1 डिवाइड बाई 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। इन्होंने बोला कि टाउ जो है v की पावर q के प्रोपोर्शनल है, तो q की वैल्यू गामा +1 डिवाइड बाई 2 के बराबर आ गई। और ये बच्चों 2019 में आया था, फिर 2020 में भी आया था ये वाला क्वेश्चन ना, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पे एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी बच्चों कई सारी जगहों पे ना इसके आंसर जो है अलग अलग दे रखे होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी व्हाट शुड बी द आंसर दैट आई एम गोइंग टू गिव यू अकॉर्डिंग टू मी, ओके। बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत गलत इंटरप्रेट कर रखा है, ठीक है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ मेटल एट लो टेम्परेचर इज गिवन एज दिस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब पर यूनिट मास जो एक मेटल की हीट कैपेसिटी है ना बच्चों, वो टेम्परेचर का फंक्शन दे रखी है। 100 ग्राम वेसल ऑफ दिस मेटल इज टू बी cooled from 20 Kelvin to 40 Kelvin by a specific refrigerator operating at a room temperature 27 degree Celsius. The amount of work to cool the vessel is, तो बच्चों आपको इसको कूल करने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा ना बच्चों, दैट यू हैव टू फाइंड, ओके। बच्चों इसमें से जो सबसे पहले जो हीट निकालनी पड़ेगी ना, वो कितनी निकालनी पड़ेगी, ms dt का इंटीग्रेशन करके आएगी वो हीट जो है ना, क्योंकि s जो है ना बच्चों फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है इन्होंने ना। m की वैल्यू बच्चों 0.1 हो जाएगी, s की वैल्यू 32 डिवाइडेड बाई 400 की पावर 3 t की पावर 3 इंटू डी टी हो जाएगा बच्चों। और यहां पे हम क्या कर रहे हैं बच्चों, 4 केल्विन से 20 केल्विन तक, मान लो ऐसे समझ लो कि 4 केल्विन से 20 केल्विन तक अगर इसको हीट करना होता तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, उतनी हीट इसमें से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो तो अमाउंट सेम आएगा मैग्नीट्यूड वाइज ना। तो 0.1 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻6 और t की पावर 4/4 आ जाएगा। t की पावर 4 मतलब 20 की पावर 4 माइनस का 4 की पावर 4/4 आ जाएगा बच्चों ना यहाँ पे हमारे पास, ओके। इसको सॉल्व करो बच्चों, तो डेल्टा क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी ना, डेल्टा क्यू जो आ जाएगा यहाँ पे ना हमारे पास 4 चौक 16, मतलब 16 दूनी 32, 2 बार कटेगा ये, ओके। तो ये बचा बच्चों 0.2 डिवाइडेड बाई 10⁻6 इंटू, एक काम करना इसको 400 लिख देना, इसको 16 लिख देना। क्या मैं इसको करीब करीब 400 ही ले सकता हूँ बच्चों, 400 की पावर
मतलब 400 इंटू 400 लिख सकता हूँ करीब करीब, क्योंकि 16 तो बहुत छोटा ही वैल्यू आ रहा होगा, मतलब यहाँ पे जैसे 400 की पावर 2 माइनस का 16 की पावर 2 है ना, ऐसा करके कुछ आ रहा होगा, मतलब ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं आ रही होगी, है ना, आ रही होगी क्या ये वाली वैल्यू बड़ी? अच्छा यहाँ पे 4 की पावर 3 था बच्चों ना, तो यहाँ पे गलती कर दी मैंने ना, यहाँ 4 की पावर 3 है तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, तो यहाँ पे बच्चों 4 इंटू 4 और बचेगा, तो ये बच्चों करीब करीब 0.002, क्योंकि ये जो एस दे रखा है ना वो किलो जूल में दे रखा है, तो किलो जूल के करीब आ जाता है। इतना अमाउंट ऑफ हीट आपको इसके अंदर से निकालना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने बच्चों इसी को इसका आंसर कर दिया कि मतलब ये इतना मतलब अमाउंट ऑफ हीट निकालना यही आपका वर्क है, लेकिन बच्चों इन्होंने बोला है कि रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, जो कि रूम टेम्परेचर वगैरह पे ऑपरेट कर रहा है, तो यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा मेरे मतलब लाइक लोगों ने कह दिया कि मतलब इतनी हीट निकाल दो वही मतलब आपका होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों ना। रेफ्रिजरेटर जो होता है ना बच्चों, वो हीट यहाँ से लोअर टेम्परेचर से लेता है, हाई टेम्परेचर देता है और आपको कुछ वर्क करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। ये बच्चों यहाँ पे प्रोसेस चल रही होती है। बच्चों जब आप इसको टेम्परेचर को टीएल फिक्स रखते हो, टीएच जो कि दे रखा है इन्होंने 300 केल्विन के बराबर, अगर आप इसको फिक्स रखते हो तो आपको यहां से जो हीट निकालनी है ना, ये 0.002 किलो जूल के बराबर हीट निकालनी है यहां से, तो आपको वर्क पूछा है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है कि टेम्परेचर वेरी कर रहा है, 4 केल्विन सॉरी 20 केल्विन से पहले 20 केल्विन पे हीट निकलना चालू होगी, फिर टेम्परेचर गिरता जाएगा कंटिन्यूसली। अब इसमें बच्चों सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है कि टेम्परेचर नीचे वाले का कांस्टेंट नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं कि हम एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट नहीं करते, हम ये मान लेते हैं कि मान लो यहाँ का टेम्परेचर 20 केल्विन होता, इतनी हीट निकालने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ता, तो ये काम आसान होता है ना बच्चों, हायर टेम्परेचर से हीट निकालना और उसको हायर टेम्परेचर पर देना रिलेटिवली आसान काम है। तुम ज्यादा कम टेम्परेचर से हीट निकालोगे ना तो ज्यादा डिफिकल्ट काम होगा। तो मैं ये कहूंगा जो वर्क आएगा ना बच्चों, मिनिमम वर्क जो आएगा वो इस केस में आएगा कि मान लो अगर 20 केल्विन मेंटेन रखते हुए अगर आप इतना अमाउंट ऑफ हीट निकाल रहे होते ना, तो जो वर्क करना पड़ता है वो मिनिमम वर्क होता है। तो वर्क मिनिमम जो आता है बच्चों, और मिनिमम वर्क जो होता है ना ये बच्चों QH माइनस का QL होता है, ठीक है, ये QH है, QH क्योंकि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू QH होता है, ठीक है। तो मिनिमम वर्क जो निकालना पड़ता है ना बच्चों, मिनिमम वर्क जो आपको करना पड़ता है वो यहाँ से आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे QH अपॉन QL की जो वैल्यू होगी ना यहाँ पे इस केस में 300 डिवाइडेड बाई 20 के बराबर आ जाएगी बच्चों ना, ये 15 के बराबर आ जाएगी। ओके, तो 15 के बराबर आ गई, तो यहाँ पर रख दो बच्चों इसको QH को, तो 15 QL माइनस का QL, ये हो गया बच्चों 14 इंटू 0.002 किलो जूल, 0.0 किलो जूल, इतना बच्चों ये मिनिमम वर्क हो गया, इतना तो मतलब आपको मिनिमम करना पड़ेगा। अब अगर आप 4 केल्विन पे निकाल रहे होते तो उस टाइम पे आपको मैक्सिमम वर्क करना पड़ता। अब वो QH डैश माइनस का QL डैश, अभी थोड़ा डिफिकल्ट है बच्चों ना यहाँ पे, QH डिवाइडेड बाई QL, अब जो हो जाएगा ना 300 डिवाइड बाई 4 के बराबर हो जाएगा, मतलब 75 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको यहाँ पे वर्क मैक्सिमम वाले में फॉर्मूले में पुट करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों 74 इंटू 0.002 के बराबर, 8 7 दूनी 14, ये इतने किलो जूल आ जाएगा। तो बच्चों आपका जो वर्क आना चाहिए दैट शुड लाई इन दिस रेंज, 0.028 किलो जूल से 0.148 किलो जूल के बीच में आपका वर्क जो लाई करना चाहिए, ठीक है। दिस शुड बी योर आंसर एक्चुअली ना, बिटवीन दिस एंड दिस, बट बहुत सारे लोगों ने इसको आंसर कर रखा है जबकि इसमें सी ऑप्शन है। आप वेरीफाई करना बच्चों एक बार कौन सा वाला है, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करने के टाइम तक मैं इसको एक बार जो एक्चुअल पेपर था उससे वेरीफाई नहीं कर पाया, ठीक है। अगर आंसर ये है तो वो बेसिकली फिर वो इस सबको कॉन्सेप्ट को नहीं लगाना चाह रहे, अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि दिस वाज गिवन टू विद दिस इंटेंशन कि ये आपको वर्क कैलकुलेट करना होगा। सो बच्चों आज के 10 क्वेश्चन जो है थर्मोडायनेमिक्स के कैसे लगे आप लोगों को कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा बच्चों, और धीमे धीमे आगे बढ़ने का जो हमारा ये सिलसिला है बच्चों जारी रहेगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।